एसेट्स पर भी बातचीत को इसी में शामिल करना चाहता है। ये 3 प्रमुख बिंदु हैं, शर्तें हैं जो कि ईरान की तरफ से सामने रखी जा रही हैं। तो अब तक समझौते को लेकर ईरान और अमेरिका का जो मेन पॉइंट है वो क्या क्या रहा है, अब आपको वो समझना भी जरूरी है जो बातचीत के लिए है। अमेरिका की शर्तों में परमाणु पाबंदी एक मुख्य मुद्दा है। ईरान चाहता है कि उसे सुरक्षा की पूरी गारंटी मिले, तो वहीं अमेरिका चाहता है कि ईरानी न्यूक्लियर साइट्स खत्म हो, लेकिन ईरान का कहना है कि उस पर से तमाम प्रतिबंधों को पूरी तरीके से हटाया जाए। अमेरिका चाहता है कि मिसाइल कार्यक्रम पर रोक लगा दी जाए। अब ये शर्तों में शामिल है। इसके अलावा जो हॉर्मुज स्ट्रेट है उसको अमेरिका खोलना चाहता है, लेकिन ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपना पूरा नियंत्रण चाहता है। इसके अलावा हिजबुल्लाह और हूथी जैसे संगठनों को ईरानी समर्थन बंद करने का प्रस्ताव भी रख चुका है। अब ऐसे में इस जंग के बीच में यह दावा किया गया कि ईरान ने तेल और गैस से जुड़ा हुआ अमेरिका को बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है, यह दावा किया गया। अब यह इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अब इसमें सवाल है कि आखिर यह क्या गिफ्ट है? क्या बैक चैनल से कोई बातचीत चल रही है, कोई डील, कोई सीक्रेट समझौता हो गया है? और सबसे अहम यह है कि आखिर ट्रंप को ईरान से क्या गिफ्ट मिला है? डोनाल्ड ट्रंप के गिफ्ट वाले बयान ने पूरी दुनिया में सस्पेंस पैदा कर दिया है। ट्रंप ने साफ कहा है कि यह गिफ्ट न्यूक्लियर नहीं बल्कि तेल और गैस से जुड़ा है और इसकी कीमत बहुत बड़ी है, लेकिन उन्होंने इसकी डिटेल बताने से इनकार कर दिया। ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या यह गिफ्ट दरअसल कोई आर्थिक या ऊर्जा से जुड़ी रियायत है? क्या ईरान ने तेल सप्लाई या ट्रांजिट में कोई राहत दी है? They're going to make a deal. They're going to make a deal. They did something yesterday that was amazing, actually. They gave us a present, and the present arrived today. It was a very big present worth a tremendous amount of money. And I'm not going to tell you what that present is, but it was a very significant prize. And they gave it to us, and they said they were going to give it, so that meant one thing to me, we'd deal with. ट्रंप का ये कहना कि हम सही लोगों से बात कर रहे हैं, ये संकेत देता है कि ये सिर्फ एक गिफ्ट नहीं बल्कि किसी बड़े समझौते का शुरुआती कदम भी हो सकता है। इस पूरे रहस्य की सबसे अहम कड़ी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया के तेल का बड़ा हिस्सा गुजरता है। ट्रंप ने खुद कहा कि ये गिफ्ट इसी स्ट्रेट और तेल की फ्लो से जुड़ा है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि ईरान ने यहां तेल टैंकरों के लिए रास्ता आसान किया हो या किसी तरह की रोक हटाने का संकेत दिया हो। अगर ऐसा है तो इसका सीधा असर वैश्विक तेल कीमतों पर पड़ सकता है। हॉर्मुज में किसी भी तरह की राहत का मतलब ऊर्जा बाजार में स्थिरता लौट सकती है और जंग का दबाव कम हो सकता है। हालांकि ईरान ने अब तक किसी भी तरह के गिफ्ट या औपचारिक बातचीत से इनकार किया है, जिससे ये मामला और ज्यादा रहस्यमय हो गया है। एक तरफ अमेरिका डील के करीब होने का दावा कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ ईरान सार्वजनिक रूप से इनकार कर रहा है। ये भी संभव है कि यह सब बैक चैनल बातचीत का हिस्सा हो, जिसे अभी सार्वजनिक नहीं किया जा रहा। कई बार कूटनीति में ऐसे संकेत दिए जाते हैं ताकि दबाव बनाया जा सके और डील की दिशा तय की जा सके। यही वजह है कि ट्रंप का यह बयान सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि एक रणनीति भी हो सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप के गिफ्ट वाले बयान ने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी है। तो वहीं इस बीच जो जानकारी सामने आ रही है वो यही है कि ईरान की तरफ से लगातार इजराइल पर हमले जारी हैं। तो वहीं अमेरिका की तरफ से चेतावनी पे चेतावनी जारी की जा रही है। अमेरिका ने ईरान को एक बार फिर से चेतावनी दी है और जारी करते हुए ईरान से हार स्वीकार करने या फिर और भी ज्यादा भीषण हमलों का सामना करने की बात कही। वहीं तेहरान ने बातचीत से इनकार करते हुए देश की रक्षा जारी रखने का संकल्प दोहराया। तो वहीं पाकिस्तान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक बार फिर से खोलने के ट्रंप के लक्ष्य का मजाक उड़ाया। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हॉर्मुज स्ट्रेट को एक बार फिर से खोलने के बयान का मजाक उड़ाते हुए कहा कि यह जलमार्ग तो विवाद से पहले ही खुला हुआ था।
तो देखिए, ट्रंप अगर ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करते हैं तो उनका टारगेट क्या होगा? क्या ईरान की मुख्य सीमा में अमेरिका सेना दाखिल होने की कोशिश करेगी या फिर खार्ग आइलैंड पर कब्जे की कोशिश होगी? दोनों ही सूरतों के लिए करीब 5000 अमेरिकी सैनिक तैयार है, बस ट्रंप के सिग्नल देने का इंतजार है। इराक में ईरान समर्थित कयातब हिजबुल्लाह ने अमेरिकी अड्डों पर हमले तेज कर दिए हैं। ये एफपीवी ड्रोन अटैक देखिए, कैसे एक क्वाडकॉप्टर एक अमेरिकी अड्डे पर अमेरिकी फौजियों को तलाश रहा है। बाद में जब उसे कुछ नहीं मिलता तो वो अमेरिका के एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से जाकर टकरा जाता है। There is still the risk of escalation if Iran-linked proxy groups mobilize, and by that I mean Hezbollah in Lebanon, Iran-linked militia inside Iraq, and importantly, the Yemen-based Houthi movement that is threatened to attack shipping lanes in the Red Sea and has done so in the past. So we know they have some naval capability that could create disruption. इस युद्ध में तुर्की पर भी सबकी नजर है और एर्दोआन ने अरब देशों से कहा है कि वो इस युद्ध में शामिल न हो। सऊदी अरब, यूएई और कतर का दौरा करने के बाद तुर्की के विदेश मंत्री को इस बात का एहसास हुआ कि ये सभी देश ईरान के खिलाफ युद्ध में उतरने के लिए तैयार हैं। अमेरिका और इजराइल की शुरू की गई इस जंग में अब सऊदी अरब, यूएई और कतर ईरान के खिलाफ नजर आ रहे हैं, जबकि तुर्की का रुख बता रहा है कि एर्दोआन अब मुस्तफा खामनेई के समर्थन में आ गए हैं। ये ऐसे वक्त में हो रहा है जब ट्रंप के 5000 कमांडोज ईरान की सरहद में दाखिल होने के लिए तैयार कर दिए गए हैं। खार्ग और खुजिस्तान हमला कहां होगा, बस ट्रंप को इसका फैसला करना है। लेकिन तुर्की से बयान आने के बाद ईरान को एहसास हो गया है कि वो इस जंग में अकेला नहीं है। ईरान के स्पीकर मोहम्मद बाकर खालिबाफ ने कहा है कि ईरान अमेरिका की हर हरकत पर नजर रखे हुए है। अमेरिका की फौज की गतिविधियां देखी जा रही हैं। अमेरिका के सैनिक ट्रंप और नेतन्याहू की गलत फहमियों का शिकार बनेंगे। ईरान का इम्तिहान लेने की कोशिश न करे ट्रंप। युद्ध की शुरुआत अमेरिका और इजराइल ने की है, लेकिन इस जंग में ईरान लगातार आक्रामक होता जा रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची ने अमेरिका और इजराइल को बहुत बड़ी धमकी दी है, डराने की कोशिश की है। अब्बास अरागाची ने कहा है कि नेतन्याहू नहीं चाहते कि दुनिया को पता चले कि ईरान कैसे इजराइल पर पलटवार करके उसे सजा दे रहा है। अरागाची का दावा है कि उनकी रिपोर्ट बताती है कि इजराइल में ईरान की मिसाइलों से बड़ी तबाही मची है। इजराइल की लीडरशिप पैनिक कर चुकी है। इजराइल का एयर डिफेंस फेल हो चुका है। सबसे अहम बात, अरागाची ने कहा है कि अभी तो ईरान ने सिर्फ शुरुआत की है। Actually, this is a war imposed on us, and what we are doing is only defending ourselves. We are facing an act of aggression which is absolutely illegal, and what we are doing is the act of self-defense which is legal and legitimate. ईरान ने अमेरिका को अपने मिसाइल वाले तेवर फिर दिखाए। ये ईरान का क्रूज मिसाइल अटैक है जो अमेरिका के कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन की तरफ लॉन्च किया गया है। अमेरिका का ये कैरियर ग्रुप अभी ईरान से सुरक्षित दूरी पर है, लेकिन ईरान ने बता दिया है कि वो अमेरिकी नौसेना को करीब भी पटकने नहीं देगा। ऐसे में अमेरिका का ग्राउंड ऑपरेशन कितना कामयाब होगा, इस पर सवाल उठने लगे। एक तरफ अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला करते हैं और फिर ईरान पलटवार करता है, फिर यही सिलसिला तेज हो जाता है। देखा जाए तो ईरान इस वक्त इस युद्ध को कंट्रोल कर रहा है। उसके इरादों के हिसाब से ही अमेरिका को अगली चाल चलनी पड़ रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह ईरान की मिसाइल पावर है जो लगातार इजराइल पर अटैक कर रही है। तबाही तेल अवीव और हाइफा में बहुत ज्यादा हो रही है। ईरान के क्लस्टर बम कहां फटेंगे, इसका अंदाजा नेतन्याहू के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को नहीं रहा। वो बार बार फेल हो रहे हैं। और इस बीच तल अवीव पर अब तक का सबसे भीषण हमला देखा गया, जहां हिजबुल्लाह ने इजराइल पर मिसाइल से ताबड़तोड़ हमला किया। लंबी दूरी की मिसाइल से तल अवीव पर यह हमले का दावा किया गया और इजरायली मीडिया ने भीषण हमले का दावा किया। हमले के बाद तल अवीव में सायरन की आवाज भी सुनाई दी
और हर कोई इधर से उधर भागता हुआ बंकर्स में छिपता हुआ नजर आया। इजरायली मीडिया का दावा है कि यह भीषण हमला हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया, यानी कि लेबनान की सीमा से हिजबुल्लाह के ठिकानों से यह हमला इजरायल पर, तल अवीव पर अब तक का सबसे भीषण हमला किया गया और तबाही की तस्वीरें भी सामने आई। हालांकि इजरायली मीडिया ने इस भीषण हमले को इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से तबाह करने का दावा भी किया, यानी कि हवा में ही मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर दिया गया और जो हमले किए गए थे हिजबुल्लाह की तरफ से उसको हवा में ही ध्वस्त करने का दावा किया गया। हमले के बाद तल अवीव में हालांकि सायरन की आवाज जरूर सुनाई दी और ये देखिए ताबड़तोड़ एक के बाद एक जो सामने की तरफ से, जो सीमा पार लेबनान की तरफ से ये एक के बाद एक रॉकेट दागे गए, वो हिजबुल्लाह की तरफ से इजरायल के ऊपर दागे गए और ये दावा किया गया कि इसमें भारी तबाही भी हुई। तो वहीं इजरायल में ईरान का ताबड़तोड़ हमला देखा गया। तल अवीव में मिसाइल से अटैक किया गया, मिसाइल सड़क के बीचों बीच गिरी। हमले में कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाई, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जहां एक तरफ हिजबुल्लाह तो दूसरी तरफ ईरान लगातार इजरायल पर अटैक किए जा रहा है और इस बीच जो जानकारी सामने आई है, देखिए ये तस्वीर आप देखिए, सड़क के बीचों बीच ये मिसाइल गिरी और इस मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम नाकामयाब रहा और ये बड़ी जानकारी सामने आई। जहां तल अवीव में मिसाइलों से हमला अभी भी जारी है, एक तरफ हिजबुल्लाह तो दूसरी तरफ ईरान लगातार ये अटैक्स कर रहा है। ये जानकारी सामने आई कि अब जो मिसाइल है उसे ईरान की तरफ से दागा गया, इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम से इंटरसेप्ट करने में नाकामयाब रहा और ये मिसाइल इसके बाद ठीक सड़क के बीचों बीच आ गिरी। कई गाड़ियों को इससे काफी नुकसान पहुंचा। तो इतापे नायदिफ ये देखिए, ये हमले के बाद की तस्वीरें हैं। कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, सड़क के बीचों बीच तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं और धुएं का गुबार उठता हुआ आग लगी हुई है। ये इजराइल का तल अवीव शहर है जहां पर ईरान की तरफ से मिसाइल दागी गई। 4 तस्वीरें अब आप देखिए, एक के बाद एक इजराइल पर लगातार ताबड़तोड़ अटैक्स जारी है। तल अवीव पर हमले किए जा रहे हैं, एक तरफ इजराइल के हिजबुल्लाह मिसाइल दाग रहा है तो वहीं दूसरी तरफ रॉकेट से ईरान की तरफ से हमला किया जा रहा है, ड्रोन अटैक्स भी किए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह का अटैक देखा गया और इस हमले में भारी नुकसान का दावा किया गया। ये तस्वीरें सामने आई, ये इजराइल का तल अवीव है जहां ईरान की तरफ से मिसाइल दागी गई और ये मिसाइल इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम इसे इंटरसेप्ट करने में नाकामयाब साबित हुआ, जिसके बाद ये जो काफर कासिम इलाका है यहां पे ये मिसाइल आकर गिरी और कई गाड़ियों को भारी नुकसान इस अटैक में हुआ। इस बीच ऑस्ट्रेलिया के गृह विभाग ने कहा कि युद्ध के बीच ईरानी आगंतुकों को यानी कि विजिटर्स पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया है और ये राष्ट्रीय हित में फैसला लिया गया। ये बड़ी जानकारी सामने आई। इसके पहले ऑस्ट्रेलिया की तरफ से गृह विभाग की तरफ से ये जानकारी दी गई। ऑस्ट्रेलिया में गृह विभाग की तरफ से इस युद्ध के बीच में ईरानी विजिटर्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और अब जानकारी सामने आई कि ऑस्ट्रेलिया के गृह विभाग ने इसे राष्ट्रीय हित के लिए बताया। तो वहीं नॉर्थ इजराइल में हिजबुल्लाह के हमलों के बीच में न्यूज़ 18 इंडिया की टीम लेबनान बॉर्डर पर पहुंची, जहां नॉर्थ इजराइल के इलाके में आधी रात का मंजर कैमरे में कैद हुआ, जो कि बेहद हैरान करने वाला है। ईरान और इस्राएल के दरमियान युद्ध जारी है। इसी बीच न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची है लेबनान बॉर्डर पर। यहां से लेबनान का बॉर्डर शुरू हो रहा है और ये इस्राएल की टेरिटरी है। मैं आपको बता दूं, हम उस पॉइंट पे हैं जहां से सिर्फ 120 किलोमीटर दूर है लेबनान का कैपिटल बेरूत और साथ ही यरूशलेम 205 किलोमीटर की दूरी पर है। ये वो बॉर्डर है जो दोनों मुल्कों के दरमियान है और ये वो एग्रीमेंट है जो 1949 में हुआ है। मैं विजय को कहूं थोड़ा सा आगे आए, यहां पे आप देख सकते हैं द इसराइल लेबनान आर्मिस्टाइज एग्रीमेंट जो 1949 में हुआ था और इसी पॉइंट पे ये एग्रीमेंट हुआ था और इसमें कहा गया था कि जो IDF will pull back from 14 villages in South Lebanon as well as the Lebanese army withdrawal from Rosh Hanikara। ये रोश हनीकारा एरिया है और आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है ये रोश हनीकारा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यहाँ पर ही 1949 का एग्रीमेंट हुआ था इसराइल और लेबनान के दरमियान और यहाँ से बेरूत यानी बहुत अहम शहर जहां पे आजकल लगातार बमबारी हो रही है इस्राएली फोर्सेस की तरफ से, वो सिर्फ 120 किलोमीटर की दूरी पर है और ये है बॉर्डर
लाइन, यानी उस पार जो है लेबनान की टेरिटरी है और इस पार इसराइल की टेरिटरी है। दोनों मुल्क के दरमियान जंग का सिलसिला जारी है, लेकिन इस वक्त यहां इस बॉर्डर लाइन पे खामोशी जरूर है, लेकिन रात दिन इसी एरिया में लगातार धमाके हो रहे हैं। इसराइली फोर्सेस लगातार लेबनान पे हमले कर रहे हैं, एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ से हिजबुल्लाह की तरफ से, यानी उस पार की टेरिटरी से इस पार लगातार रॉकेट्स और मिसाइल्स दागे जा रहे हैं और इस पार से लगातार एरियल ऑपरेशंस के लिए फाइटर जेट्स और ड्रोन भेजे जा रहे हैं, जिसके जरिए लेबनान में बमबारी की जा रही है। लेबनान में काफी जानी नुकसान हुआ है, लेकिन हिजबुल्लाह की तरफ से भी लगातार इसराइल पर रॉकेट्स और मिसाइल्स दागे जा रहे हैं। तो इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड जीरो पर, उस जगह पर जहां से उस पार से यहां मिसाइल आते हैं और इस पार से वहां इसराइली फोर्सेस जो है हवा में स्ट्राइक्स कर रहे हैं। तो वहीं लेबनान के धाई इलाके में लोगों ने हिजबुल्लाह द्वारा इजरायली सेना पर हाल ही में किए गए हमले का जश्न मनाया, जिसमें दक्षिणी लेबनान में एक अधिकारी सहित 4 इजरायली सैनिक घायल हो गए थे। तो वहीं दूसरी तरफ लेबनान के धाई इलाके में लोगों ने हिजबुल्लाह द्वारा इजरायली सेना पर हाल ही में किए गए हमले का जश्न मनाया। इसमें दक्षिणी लेबनान में एक अधिकारी सहित 4 इजरायली सैनिक घायल हो गए थे। बता दें कि इजराइल की तरफ से लेबनान की सीमा में खासतौर से दक्षिणी लेबनान इलाके में ग्राउंड ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है और इसमें हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल की सेना पर हमला किया जा रहा है और इसके पहले जो हमला किया गया था इसमें 4 इजरायली सैनिक घायल हो गए थे, एक अधिकारी समेत ये चारों घायल हुए थे। इसका जश्न मनाते हुए लोग लेबनान में नजर आए। हिजबुल्लाह और ईरान के समर्थन में कई लोग जश्न मना रहे हैं। हॉर्मुज दुनिया की तेल लाइफलाइन, और अब यही बन गया है डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा दांव। लेकिन मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच में अमेरिका ने अचानक ही अपनी सबसे तेज स्ट्राइक फोर्स यानी कि 82nd एयरबोर्न डिवीजन को तैनाती के लिए तैयार कर दिया है। सवाल है कि क्या ट्रंप हॉर्मुज को सैन्य नियंत्रण में लेने की तैयारी कर रहे हैं या ये सिर्फ एक दबाव की चाल है ईरान को झुकाने के लिए। पश्चिम एशिया में अमेरिकी पैराट्रूपर्स संभालेंगे मोर्चा। जंग के मैदान में अमेरिका की सबसे घातक ब्रिगेड। ईरान के खिलाफ उतरेगी 82वीं एयरबोर्न डिवीजन। पश्चिम एशिया में चल रही जंग शांति बनाम संग्राम के उस पड़ाव पर पहुंच गई जहां से हर अगला कदम इतिहास बदल सकता है। इसी मोड़ पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला है, तेजी से हमला करने वाली फोर्स को आगे बढ़ाकर। 82वीं एयरबोर्न डिवीजन की तैनाती इस बात का संकेत है कि अमेरिका अब सिर्फ समुद्र में मौजूदगी नहीं बल्कि जमीन पर भी नियंत्रण की तैयारी कर रहा है। हॉर्मुज के आसपास बढ़ती हलचल बताती है कि ये जंग सिर्फ मिसाइलों तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि रणनीतिक ठिकानों की लड़ाई में बदल सकती है। सवाल यह है कि आखिर जंग के इस पड़ाव पर अमेरिका की एयरबोर्न डिवीजन का मैदान में आने का मतलब क्या है? रिपोर्ट्स के मुताबिक 2000 पैराट्रूपर्स को जंग में उतारने का आदेश जारी किया गया है। यह कोई साधारण यूनिट नहीं है बल्कि 82वीं एयरबोर्न डिवीजन है, अमेरिका की सबसे तेज और घातक स्ट्राइक फोर्स। इमीडिएट रेस्पॉन्स टीम के रूप में इसकी पहचान है। आदेश मिलने के 18 घंटे के भीतर यह दुनिया के किसी भी हिस्से में उतरने की क्षमता रखती है। यह डिवीजन पैराशूट के जरिए दुश्मन के इलाके में सीधी एंट्री करती है। ये एयरफील्ड, तेल ठिकाने
और रणनीतिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर कब्जे में माहिर मानी जाती है। पहले इराक, अफगानिस्तान और खाड़ी युद्धों में भी इस डिवीजन की निर्णायक भूमिका रही है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका को इस डिवीजन को उतारने की जरूरत क्यों पड़ी? जवाब छिपा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, जहां हर दिन दुनिया के तेल का बड़ा हिस्सा गुजरता है और अब वही सबसे बड़े खतरे की जोन बन चुका है। ईरान की गतिविधियों और शिपिंग पर बढ़ते दबाव ने अमेरिका को मजबूर कर दिया है कि वो सिर्फ समुद्री ताकत पर निर्भर न रहे। डोनाल्ड ट्रंप का प्लान साफ है, अगर हालात बिगड़ते हैं तो जमीन पर तेजी से कंट्रोल हासिल किया जाए ताकि सप्लाई चेन सुरक्षित रह सके। यही नहीं, खार्ग आइलैंड भी ट्रंप के इस मिशन का अहम हिस्सा माना जा रहा है। यही वो जगह है जहां से ईरान का ज्यादातर तेल दुनिया तक पहुंचता है। अगर इस सप्लाई लाइन पर नियंत्रण होता है तो सीधे तौर पर ईरान की आर्थिक ताकत पर असर पड़ेगा। माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का हॉर्मुज प्लान सिर्फ रास्तों की सुरक्षा नहीं, बल्कि दबाव की राजनीति, जहां सैन्य ताकत के जरिए बातचीत की टेबल मजबूत की जाती है। यानी एक तरफ जमीनी तैयारी, दूसरी तरफ कूटनीतिक संदेश। यानी तैनाती सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं, बल्कि उस संभावित स्थिति की तैयारी है जहां हर सेकंड की देरी भारी पड़ सकती है। तो पश्चिमी एशिया में जारी जंग का आज 27वां दिन है। सीज फायर वार्ता की खबरों के बीच में वार पलटवार का दौर भी जारी है, जहां पर ईरान ने ट्रंप के 15 पॉइंट्स के प्लान को धोखा करार दिया, तो वहीं व्हाइट हाउस ने एक बार फिर ईरान को शर्तें नहीं मानने पर गंभीर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी। अब इसी बीच ईरान ने अमेरिकी नेवी के F-18 फाइटर जेट को मार गिराने का दावा किया, जिसको लेकर अब तक अमेरिका को कोई भी बयान सामने नहीं आया। दूसरी तरफ लेबनान और ईरान पर इजरायली सेना के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि दुश्मन को मिट्टी में मिलाकर ही दम लेंगे। इजरायल का साफ कहना है कि युद्ध विराम पर अपनी रक्षा के लिए दुश्मनों पर वार करते रहेंगे। और इजरायली सेना लेबनान में लगातार हवाई हमले कर रही है, तो वहीं हिजबुल्लाह भी उत्तरी इजरायल को रॉकेट हमलों से निशाना बना रहा है। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजरायल की ओर अभी तक में 38 रॉकेट्स दागे, जिसमें वहां पर भारी नुकसान का दावा किया गया। न्यूज 18 इंडिया की टीम है इस वक्त लेबनान बॉर्डर के बिल्कुल करीब, और आप देख सकते हैं ये जो आप इर्द गिर्द तबाही देख रहे हैं, ये हिजबुल्लाह की तरफ से दागे गए मिसाइल और रॉकेट्स की वजह से है। यहाँ पे काफी सारे घर जो हैं तबाह हो चुके हैं, क्योंकि इस इलाके में हिजबुल्लाह की तरफ से रॉकेट और मिसाइल दागे गए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरी तबाही इर्द गिर्द हुई है और कई घर जो है वो जलकर राख हुए हैं। ये देख सकते हैं आप, ये बस्ती जली हुई है हिजबुल्लाह के मिसाइल और रॉकेट अटैक्स की वजह से। हालांकि एक तरफ से इस्राएली फोर्सेस जो हैं लगातार हमले कर रहे हैं लेबनान में, लेकिन लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह जो है लगातार रिटाइलेट कर रहा है, और यही वजह है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब कुछ तबाह हुआ है। कई घरों को यहाँ पे नुकसान हुआ है, कई घरों में आग लगी है। ये पूरा जो आप देख रहे हैं ये एरिया, इसमें कई घर जो हैं वो इस तबाही में आ गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह लगातार रॉकेट्स और मिसाइल्स दाग रहा है, उसकी वजह से यहाँ पर भी तबाही हो रही है। हालांकि बहुत ज़्यादा तबाही हुई है लेबनान में, जिस तरीके से इस्राएली फोर्सेस लगातार लेबनान में जगह जगह पे अटैक्स कर रहे हैं, एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं, उसकी वजह से वहाँ पे जानी नुकसान भी हुआ है, माली नुकसान भी हुआ है। लेकिन हिजबुल्लाह की तरफ से भी अभी अटैक्स का सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि इस्राएली फोर्सेस का दावा है कि लेबनान में हिजबुल्लाह का इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने तबाह किया है, लेकिन ऐसा लगता है कि बार बार अटैक्स के बावजूद भी अभी हिजबुल्लाह के पास काफ़ी स्ट्रेंथ है। यही वजह है कि वो भी नुकसान पहुंचा पा रहे हैं इस्राएल को। तो ये आप देख सकते हैं, ये काफ़ी सारी बिल्डिंग्स जो हैं इर्द गिर्द तबाह हो चुकी हैं यहाँ पे, चूँकि जिस तरीके से लगातार अटैक्स हो रहे हैं, ये आप देख सकते हैं कि क्या हाल हो जाता है इन घरों का। घरों की तबाही का सिलसिला हर तरफ से जारी है, चाहे लेबनान हो, चाहे ईरान हो या फिर इस्राइल हो।
तो ईरान में यूएस इजराइल के हमलों से 85,000 से ज्यादा नागरिक ठिकाने अभी तक तबाह हो चुके हैं। ईरान की रेड क्रिसेंट सोसाइटी के प्रमुख ने बताया कि यूएस इजराइल युद्ध की शुरुआत के बाद से अब तक 85,000 से ज्यादा नागरिक ठिकाने तबाह किए गए। और मेहर न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पीर हुसैन कोलिवन ने बताया कि 85,176 नागरिक ठिकाने अब तक प्रभावित हुए, जिनमें 64,583 रिहायशी मकान और 19,690 कमर्शियल प्रॉपर्टीज शामिल हैं। उन्होंने बताया कि तेहरान प्रांत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। साथ ही साथ ये भी कहा कि 282 मेडिकल सेंटर्स और 600 स्कूलों को निशाना बनाया गया। तो शर्तें नहीं मानने पर अमेरिका की ईरान को धमकी भी सामने आई, जहां यूएस की तरफ से कहा गया कि ट्रंप सिर्फ धमकी नहीं देते, ईरान को एक बार फिर कोई गलती नहीं करनी चाहिए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शांति चाहते हैं, अब और हिंसा सिर्फ ईरान की जिद का नतीजा होगी। यूएस की तरफ से कहा गया कि ईरान हार नहीं मानता तो और बड़े हमले होंगे। तो यूएस की तरफ से यह बड़ा बयान सामने आया, जहां यूएस ने अब साफ और स्पष्ट कर दिया कि अब डोनाल्ड ट्रंप शांति चाहते हैं और अगर अब ईरान की तरफ से नहीं रोका गया ये तमाम जो स्ट्राइक्स की जा रही हैं, जो हमले किए जा रहे हैं, यदि ईरान अब पीछे नहीं हटा तो फिर ये सिर्फ उसकी जिद का नतीजा होगा। President Trump does not bluff, and he is prepared to unleash hell. Iran should not miscalculate again. Their last miscalculation cost them their senior leadership, their Navy, their Air Force, and their air defense system. Any violence beyond this point will be because the Iranian regime refused to understand they have already been defeated. तो वहीं ईरान ने ट्रंप का सीजफायर ऑफर ठुकराने के बाद इजराइल पर एक बड़ा हमला बोला। तल अवीव और हाइफा में कई मिलिट्री अड्डों पर मिसाइल ड्रोन से अटैक किया गया। तो वहीं लारी जानी के बाद अब ईरान को नया एनएसए मिल गया है। अब इस नए कमांडर को खत्म करने के लिए इजराइल ने 2 घंटे का ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 का विस्फोटक 79वां राउंड शुरू किया है। ईरान के टारगेट तेल अवीव के साथ अमेरिकी सैन्य ठिकानों का सफाया है। ट्रंप 5 दिन शांति चाहते थे, ईरान ने उन्हें 50 मिनट भी नहीं दिए। युद्ध में जब सब कुछ ईरान के हिसाब से चल रहा है तो वो किसी को शांति से बैठने देने के लिए तैयार नहीं। ईरान के बारूदी पलटवार के बाद इजराइल ने 5 मिनट का भी सब्र नहीं दिखाया। फिर से लड़ाई खूंखार स्टाइल में भड़क गई। लेबनान में इजराइल मार रहा है, तेल अवीव में ईरान तबाही मचा रहा है, इराक में ईरान समर्थक लड़ाके तांडव मचा रहे हैं। ईरान ने मिसाइलों से तेल अवीव के कई इलाकों में भारी तबाही मचाई है, जिससे इमारतों को बड़ा नुकसान हुआ है और कम से कम 4 लोग मारे गए हैं। वहीं इजराइल ने पूरे लेबनान में हमले किए हैं, जिसमें बशामोन शहर में 2 लोगों की मौत हो गई है। इजराइल ने ईरान के खुर्रम शहर पावर प्लांट में पाइपलाइन पर धमाका कर भारी नुकसान पहुंचाया है। ईरान के रेवोल्यूशनरी लड़ाकू ने भी जबरदस्त पलटवार कर रखा है। इजराइल में तबाही की फिल्म ईरान दिखाने लगा है। ये ड्रोन वीडियो ईरान ने रिलीज किया है, जिसमें तेल अवीव की बर्बादी के दृश्य है। ड्रोन वीडियो में मिसाइल धमाकों से खंडहर बनी इमारतें और कबाड़ बनी गाड़ियां देखी जा सकती हैं। ट्रंप के पीस ऑफर को ईरान ने मिसाइल धमाकों से खारिज कर दिया है। रेवोल्यूशनरी लड़ाकों ने वॉर स्टेटमेंट नंबर 46 रिलीज किया है, जिसमें कहा गया है कि इजराइल ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है, जिसका भयानक बदला लिया जाएगा। ये ऐलान ट्रंप के 5 दिन शांति बनाए रखने वाले बयान के बाद किया गया है। यूएस मिलिट्री के सेंट्रल कमांड के चीफ ने आरोप लगाया है कि ईरान मिलिट्री टारगेट की जगह अब
सिविलियन पर हमले करने लगा है। ईरान इंटरनेशनल को दिए इंटरव्यू में एडमिरल ब्रैड कूपर ने कहा कि ईरान में फिलहाल तख्ता पलट का कोई आसार नहीं है, क्योंकि ईरान की जनता सड़कों पर आने के लिए तैयार नहीं। ब्रैड कूपर ने आरोप लगाया है कि रेवोल्यूशनरी गार्ड नागरिकों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। They need to stop putting the wonderful Iranian people at risk by firing missiles and drones from inside populated areas. I've seen it with my own eyes. They continue to do this. They have no care for the people. ईरान जिस तरह से अटैक मोड में है, उससे ट्रंप खुद को 5 दिन हमला करने से रोक पाएंगे, इसके आसार कम है, क्योंकि जिन मोहम्मद बागेर गलीबाफ से ट्रंप सीज फायर डील को फाइनल करना चाह रहे हैं, उन्होंने बैकफायर कर दिया है। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के टॉप लीडर से उनकी डील फाइनल होने वाली है। अमेरिका के न्यूज आउटलेट एक्सियोस ने व्हाइट हाउस के हवाले से बताया कि ट्रंप सरकार ईरान के संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गलीबाफ को कॉन्फिडेंस में ले चुकी है। रिपोर्ट में ये तक कहा गया कि गलीबाफ से बातचीत करने के लिए अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को भेजने की तैयारी है। खबर है कि ट्रंप ने रेवोल्यूशनरी गार्ड के पूर्व लड़ाका को ईरान का नया सुप्रीम लीडर बनाने का ऑफर तक दिया है। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि वो ईरान के सबसे इज्जतदार लीडर से डील कर रहे हैं। A top person. Don't forget, we've wiped out the leadership phase 1, phase 2, and largely phase 3. But we're dealing with the man who I believe is the most respected and the leader. It's a little tough. We've wiped out everybody. और इजराइल के काफर कासिम में गुरुवार सुबह मिसाइल हमले की घटना सामने आई, जहां इलाका तल अवीव के पास में है और यहां पर लगातार हवाई हमले जारी हैं। ऐसे में शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक एक मिसाइल सीधे सड़क पर चल रही एक गाड़ी से टकराई, जिससे वाहन हवा में पलट गया। इससे हमले का वीडियो भी सामने आया, जिसमें टक्कर के बाद आसपास खड़ी कई गाड़ियां पलटती और क्षतिग्रस्त होती हुई दिखाई दे रही हैं। हमले के कारण सड़क के बीचों बीच बड़ा गड्ढा बन गया और आसपास का इलाका मलबे में तब्दील हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार धमाका काफी तेज था, जिससे आसपास मौजूद लोग दहशत में आ गए। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि यह हमला ईरान की ओर से किया गया, जिसमें कई इजरायली नागरिकों के घायल होने की खबर है। हालांकि आधिकारिक तौर पर हताहतों की अभी तक संख्या और हमले की पूरी जिम्मेदारी को लेकर अभी तक स्पष्ट पुष्टि नहीं हुई। ये देखिए, ये तस्वीर आप देखिए, ये सड़क पर गाड़ी और सीधा मिसाइल इस गाड़ी को हिट करती है, सीधा इसी पे अटैक होता है और ये पूरी तरीके से पलट जाती है हवा में उछलकर, और इसके बाद आसपास की गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो जाती है। ये मिसाइल सीधा सड़क के बीचों बीच आकर गिरी और ये दावा किया जा रहा कि ईरान की तरफ से मिसाइल दागी गई थी, जिसके बाद ये भयावह तस्वीर सामने आई है। पूरी तरीके से गाड़ी पलट गई, क्षतिग्रस्त हो गई, आसपास की गाड़ियों को भी काफी नुकसान पहुंचा। 3 तस्वीरें आपके सामने। इजराइल में मिसाइल अटैक किया गया और ईरान की तरफ से दावा किया गया कि अटैक किया गया। कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचा, कई कारों को नुकसान पहुंचा और सड़क के बीचों बीच गड्ढा हो गया। और बंगाल में चुनावी प्रचार जोरों पर है और आज रामनवमी के दिन सियासत और गर्मा गई। भवानीपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे शुभेंदु अधिकारी रामनवमी रैली कर रहे हैं और उन्होंने एक बार फिर बीजेपी का जीत का दावा किया। शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को चुनौती दे रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, रामनवमी है और भवानीपुर जो कि इस बार की लड़ाई की कुरुक्षेत्र है, इस भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी ने सुबह सुबह रामनवमी का बहुत बड़ा रैली निकाला है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पे आए हैं और एक तरीके से पूरा एकदम राम की गाथा चल रही है। और शुभेंदु अधिकारी ने न्यूज़ 18 को कहा कि ये आज राम का दिन है और इसीलिए भवानीपुर भी राम का जगह है, इसलिए जो शुरुआत है वो यहाँ से कर रहे हैं। अब भव्य राम की जो पुतला है वो है और साथ ही साथ यहाँ पे माँ काली का भी मूर्ति है। और उसके बाद में आप देख सकते हो कि लोग धूम मचाते हुए और यहाँ पे इस रैली में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। बच्चे पूरे सब इस रैली में भाग ले रहे हैं और शुभेंदु अधिकारी इस रैली में हासिल है।
वो ये बोल रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं भवानीपुर में, और यही वो कर रहे हैं यहाँ पे अपने लोगों के साथ, लोगों को लेके। भवानीपुर जो कि ममता बनर्जी का सिटिंग एमएलए ममता बनर्जी यहाँ से, वो शुभेंदु अधिकारी बार बार ये दिखाना चाहते हैं कि उनका भी यहाँ पे शक्ति है। और अब देख सकते हैं कि किस तरीके से शुभेंदु अधिकारी यहाँ पे रैली कर रहे हैं और उनके साथ उनके समर्थक हैं, लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं। और सुबह सुबह ही ये जो भव्य रैली है ये लेके शुभेंदु अधिकारी यहाँ पे निकल पड़े हैं और वो रैली यहाँ पे कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में कहा कि बंगाल में राम राज्य स्थापित होगा, इसीलिए भवानीपुर में रामनवमी पर इसकी शुरुआत हो रही है। Everybody wants Ram Rajya. Ram Rajya in West Bengal. Jai Shri Ram. Everybody wants Ram Rajya. Ram Rajya in West Bengal. Jai Shri Ram. तो रामनवमी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो भी पोस्ट किया। रामनवमी का पवित्र पर्व सियावर रामचंद्र की। 1 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